गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल एक सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज़ किया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं उसके अंदर अगर मजिस्ट्रेट बेलेबल वारंट इशू करता है उस बात को, और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसे ऑर्डर जो हैं इनअप्रोप्रिएट हैं बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोसीडिंग जो है क्वाजी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं। इसी जजमेंट में जो फैक्ट था, केस था, उसमें कोर्ट ने माना, एम्फेसाइज किया कि कोई वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं था बेलेबल वारंट्स इशू करने का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, क्योंकि जो पीनल प्रोविजंस हैं एक्ट के वो तब आते हैं जब कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर का या किसी और ऑर्डर का क्लियर वायलेशन होता है। उससे पहले जो है इसके अंदर कोई वजह नहीं है कोई भी पीनल प्रोविजन इन्वोक करने की। और जो कोर्ट है वो ये है, द कोर्ट इज कंस्ट्रेन्ड टू ऑब्जर्व दैट देयर इज नो जस्टिफिकेशन व्हाटसोएवर for the trial court to have issued bailable warrant in the application filed under provision of DV Act. The proceedings under the DV Act are quasi-criminal proceedings which do not have any penal consequences except where there is a violation of breach of protection order. Therefore, the learned magistrate was absolutely unjustified in directing issuance of bailable warrants against the petitioner. और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था बिकॉज देयर वाज अ ट्रांसफर पिटीशन जो कि फाइल की थी। अब जरा बात कर लेते हैं कि ये इसकी जो बैकग्राउंड है वो क्या है। तो इस केस के अंदर जो पेटिशनर है अलीशा बेरी, वो डॉटर इन लॉ हैं रिस्पोंडेंट की, जो कि है नीलम बेरी। तो हुआ ये है कि इस केस में नीलम बेरी जी ने अलीशा बेरी के खिलाफ एक डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दिल्ली में 30 हज़ारी कोर्ट में एस्टेब्लिश किया था। पेटिशनर ने, जो कि अलीशा बेरी जी हैं, उसने एक ट्रांसफ़र पिटीशन कि इस केस को दिल्ली से ट्रांसफ़र करके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लुधियाना की कोर्ट में ले जाया जाए, क्योंकि उसको कुछ पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ हैं। उसका एक स्पेशली एबल्ड माइनर सन है जिसको कि हियरिंग इम्पेयरमेंट है, वो खुद अनएम्प्लॉयड है और वो खुद फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने फादर पर। तो इसलिए इन सब वजहों की वजह से इसको दिल्ली से जो है लुधियाना ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और इसी केस में एक बेलेबल वारंट भी इशू हुआ था पेटिशनर के अगेंस्ट, क्योंकि पेटिशनर ट्रायल कोर्ट में रिस्पोंडेंट थी। तो पेटिशनर के अगेंस्ट ट्रायल कोर्ट में एक बेलेबल वारंट भी इशू हुआ था, जिसको भी इसने चैलेंज किया था, ये कहते हुए कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं क्वाजी क्रिमिनल इन नेचर हैं और इसमें बेलेबल वारंट नहीं इशू होने चाहिए थे। तो इसके अंदर जो पेटिशनर के आर्ग्यूमेंट्स थे वो कुछ इस तरह से थे कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि इशुएंस ऑफ बेलेबल वारंट जो है अनवारंटेड है, क्योंकि प्रोसीडिंग जो हैं क्वाजी क्रिमिनल इन नेचर हैं। इसके अंदर उसने पर्सनल हार्डशिप भी बताई, जिसमें कि जो अपना स्पेशली एबल्ड सन है उसकी केयरिंग के लिए उसको लुधियाना में रहना ज़रूरी है। और इसके अलावा एक और फैक्ट था कि इसके अंदर पहले ही एक डाइवोर्स केस था जो दिल्ली में डाला गया था और जो लुधियाना के अंदर प्रीवियस ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफ़र हो चुका था। और इसके अंदर जो रिस्पोंडेंट हैं वो अपीयर ही नहीं हुए, तो उनकी तरफ से कोई भी जो है दलील वो सुनी नहीं गई और कोई रिकॉर्ड भी नहीं गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में, बहुत छोटा सा जजमेंट है, इसके अंदर जो है एक तो क्रिटिसाइज़ किया इस बात को कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी जो मजिस्ट्रेट है दिल्ली में, उसने एक बेलेबल वारंट इस प्रोसीडिंग में इशू किया है। दूसरा, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ट्रांसफ़र भी कर दिया और उसके साथ ये भी कहा कि पटिशनर के हस्बैंड ने पहले ही लुधियाना के केस के लिए जो है लुधियाना में डाइवोर्स केस के लिए जाना है, तो ये केस भी उसके साथ लगाया जा सकता है। अब ये तो रही बात, इसमें इस केस से ये साबित होता है कि मदर इन लॉ ने एक डॉटर इन लॉ पे केस फाइल किया था जिसके अंदर एक बेलेबल वारंट निकले। पर इस जजमेंट को अगर हम आइसोलेशन में ना देखें और हम इस प्रैक्टिस को देखें तो हमने पाया है कि बहुत सारे केसेस में हस्बैंड के अगेंस्ट भी बेलेबल वारंट्स इशू होते हैं। बेलेबल वारंट्स ही नहीं, डीवी के अंदर नॉन बेलेबल वारंट्स भी इशू होते हैं, हालांकि प्रोसीडिंग क्वाजी क्रिमिनल है। तो अब मेरे ख्याल से इस जजमेंट के बाद ये पुरुष भी इस जजमेंट का प्रयोग कर सकते हैं कि अगर कोई भी कोर्ट, कोई भी मजिस्ट्रेट डीवी के केस में बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट इशू करता है तो वो गलत है, ऐसा करना उसे नहीं चाहिए। और रादर जो है आदमी सेशन कोर्ट में जा सकता है कि ये जो भी वारंट्स इशू हुए दे वर इलीगल, और इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का इस्तेमाल कर सकता है। अब आते हैं, कल हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ अच्छे कमेंट्स आए और कुछ सवाल आए, तो अब उन सवालों को हम लेते हैं एक एक करके। अनलेस किसी इंसान ने ये कहा है कि उसका नाम ना लिया जाए तो मैं उसका नाम ले रहा हूँ। तो श्रीकांत
विद्यालिंगम का एक सवाल है और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। उन्होंने पूछा है, डियर सर, इज इट ओके टू मैरी अ डिवोर्सी एज आई फाइंड हर बिहेवियर वेरी इनकंसिस्टेंट। बड़ा अजीब सवाल है। इसमें ना मेरी एक बार ट्विटर पे मैंने एक कमेंट डाला था तो जिसमें मेरी बहुत पिटाई भी हुई थी, बहुत लोगों ने उस पर कमेंट भी किया था। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी जिस उस कमेंट की वजह से मेरा झगड़ा भी हो गया था। बट एनीवेज, फिर भी मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। इज इट ओके टू मैरी अ डिवोर्सी एज आई फाइंड हर बिहेवियर वेरी इनकन्सिस्टेंट। तो मेरा यह मानना है, और ये मेरा पर्सनल मानना है, किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, मेरा यह पर्सनल मानना है कि मैरिज, एम्प्लॉयमेंट, ये सब रिजेक्शन डिसीजंस होते हैं। आप कुछ लेने जाते हैं, आप किसी से मिलते हैं और आप एक रिलेशनशिप में जाते हैं, तो ये एक रिजेक्शन प्रोसेस है कि कोई भी इंसान की अगर कोई भी बात आपको ठीक नहीं लगती है तो आप उस पार्टनर को उस समय ही रिजेक्ट कर देते हैं, उसी रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाते हैं। ये सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। अगर इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं और उनमें से ज़रूरी तो नहीं है यही एक इंसान जिसका बिहेवियर आपको इनकंसिस्टेंट लग रहा है आप उसी से शादी करें। यू कैन लुक फॉर अदर पीपल ऑल्सो। रही बात शैल अ पर्सन मैरी अ डाइवोर्सी और नॉट, इट इज़ अ पर्सनल डिसीजन। इसके ऊपर किसी की कोई बाइंडेशन नहीं हो सकती है। बट मेरा खुद का एक मानना है कि जो भी इंसान एक डाइवोर्स से गुजर चुका होता है वो एक बैगेज के साथ आता है। अब ये आपको तय करना है कि आप उस बैगेज के साथ उस इंसान को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इस वजह से मैंने ऐसी बहुत से रिलेशनशिप देखे हैं जो कि इसलिए बने क्योंकि आदमी से या औरत से, दोनों से ही वेट नहीं होता है। अभी एक रिश्ते से निकले हैं, दे जस्ट वांट टू गेट इनटू अनदर रिलेशनशिप एंड दे जस्ट कैन नॉट वेट। तो ऐसे जो रिलेशंस हैं उनमें जहाँ पे आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, आई डोंट थिंक इट इज़ वाइज यू शुड प्रोसीड विद दीज रिलेशनशिप्स। बाकी डिसीजन आपका है। आपने मेरे से राय मांगी, मैंने आपको राय दी, इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। सत्या की चंद्रा का एक सवाल है। सवाल ये है, सर वी रियली अप्रिशिएट योर वीडियोस। In India, prenuptial agreements are not valid. I feel that if the government makes prenuptial agreements legal in India, it would benefit the institution of marriage a lot. I would request you to please look into this if possible. Thank you. Satya, we have been talking about it, and I personally have been advocating that there should be a prenuptial agreements, and it is not that in India prenuptial agreements are not valid. In fact, in Indian Divorce Act, and I'm specifically talking about Indian Divorce Act, there is a provision which says that the court has to look into pre and post nuptial agreements both while granting a divorce. But of course, it is not applicable in Hindu Marriage Act or Special Marriage Acts. That said, a lot of families are now making prenuptial agreements. Those agreements may or may not be valid in court of law, but they have a social sanction. So, if you look into it, if I remember correctly, it was Narayan Murthy's son who had a prenuptial agreement, and the divorce, when the divorce happened, they agreed on those terms which was mentioned in prenuptial agreements. Maybe I am saying maybe it is not Narayan Murthy, but to the best of my knowledge, it was Narayan Murthy's son only. And I can look into it. You can also look into it. So prenuptial agreements can be made. Whether they are enforceable or not, they may not have a legal standing, but they definitely have a social standing. And if the cases are going to end in social setup, these prenuptial agreements will come to fore. And we don't know, maybe tomorrow, day after tomorrow, 3 years, 5 years down the line, prenuptials, whenever there is amendment in matrimonial laws or whenever this uniform civil code comes, I hope there will be a provision for prenuptial agreements, because in all advanced societies, these agreements are valid. सुनील गौरवर ने कमेंट किया है, निर्दोष व्यक्ति पिसने से बच सके कोई ऐसी याचिका दायर कीजिए सर। हरासमेंट पैसा व समय जो बहाने वाले ने सीमित दिया है, क्या बर्बाद होना चाहिए निर्दोष व्यक्ति का? अतुल जैसे करोड़ों हैं इस देश में, प्लीज बचा लो सर निर्दोष व्यक्तियों को। सुनील जी, अगर मेरे हाथ में होता, किसी और के हाथ में होता, तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की जो चीज़ है वो पहले ही हो चुकी होती। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी कई बार लगातार निरंतर इस तरह की पिटीशनें जा चुकी हैं कि 498 का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ही एक बहुत पुरानी जजमेंट, शायद 2005 की जजमेंट है, उसमें ये कहा था कि मिसयूज ऑफ 498A जो है कैन अनलीश लीगल टेररिज्म। पर वो 2005 और 2024 इस दौरान सिर्फ
और सिर्फ एक ही बदलाव आया है, और वो बदलाव भी किसी कोर्ट की रूलिंग से नहीं आया है। वो बदलाव आया है सीआरपीसी में एक अमेंडमेंट से, जिस अमेंडमेंट में 41A की गाइडलाइंस आई कि 7 साल से कम के अपराध में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए जब तक वो जांच में सहयोग कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि प्रयास जारी है। कब होगा कब नहीं होगा इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर प्रयास जारी है। बहुत से हमारे संगठन लगे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल 3 4 5 दिन पहले ही एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की है, जिसमें 498 और नए बीएनएस में 85 86 को के मिसयूज को रोकने के लिए एक प्रेयर की गई थी, एक पीआईएल डाली थी किसी ने, अतुल सुभाष की मृत्यु के बाद ही डाली थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। सौरभ का एक सवाल है, सौरभ का एक कमेंट है या सवाल है। सर, नीड योर हेल्प विद अ क्वेरी इन माय 498A केस, आई एम रिस्पोंडेंट हियर। So Saurabh, you are not respondent, you are an accused here. If there exists any bank transaction from bride side to groom side prior to marriage and bride post marriage, after 3 years of marriage, make false allegation on 498A to husband and his family and shows in complaint that prior marriage expenses, especially the bank transactions, as evidence here, would that be considered as credible evidence in 498A by the court? Asking, as the definition of 498A says, harassment of husband or and his family on the context of dowry, and the guy becomes husband only after the marriage, and how credible is the prior marriage bank transaction of marriage expenses in groom's account will be considered as evidence in 498A by the court. Also, please note that the charges filed by IO is in 498A only, and there is no other charge filing in DP Act here. Thanks for your guidance here. So I think this is only a transaction, and there is no coupling of it with any harassment at that time. So this will not be considered as evidence in 498A. This should not be. Again, I cannot say whether it will be or it will not be, because I'm not sitting on that ass and I don't know the attending circumstances of this particular case. This should not be considered as an evidence in 498A case, and solely on this basis there should not be any conviction in 498A. Of course, you can have a defense that these expenses were shared by, the money was transferred by the lady to share the expenses of marriage, which you have done at your place, and you should have sporting bills for in that regard. But these kind of transactions sometimes do happen, because when the marriages are taking place in some other city, and marriage sharing expenses are done, and of course in the end everything is termed as dowry. So I also see it like this, that in a lot of marriages a lot of gifts are exchanged or given, and they are given without any demand. But as soon as the marriage goes south or the relationship gets sour, all these gifts are treated as dowry, and then there is a story of that it was because of harassment, it was because of their demand that we paid this much and that much. So I think that thing should also stop. तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर, किसी और जजमेंट पर बात करते हुए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।